एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 8 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट। एब्जॉर्प्शन वाले पार्ट के अंदर हमने बेसिकली बात की थी हमारी लास्ट वीडियो के अंदर ऑस्मोसिस की, और आज हम बात करेंगे हमारा डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ। हमने लास्ट टाइम बात की थी एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल मिनरल एंड वाटर की। तो प्लांट क्या करता है, प्लांट एसेंशियल मिनरल एंड वाटर को एब्जॉर्ब करता है सॉइल के अंदर से विद द हेल्प ऑफ रूट एंड रूट हेयर्स। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ऑस्मोसिस की लास्ट टाइम। तो लास्ट टाइम हमने देखा था ऑस्मोसिस जो है वो क्या होता है। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस दैट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर रीजन टू देयर लोअर रीजन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मैंने आपको बोला था कि कीवर्ड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वहां हमने बात की थी कि जब भी ऑस्मोसिस करेगा प्लांट्स, जब भी ऑस्मोसिस होगा प्लांट्स के अंदर, तो क्या होगा आपका, हमेशा ही वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा फ्रॉम देयर हायर रीजन टू देयर लोअर रीजन। ठीक है, आज हम बात करेंगे डिफ्यूजन की। बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन जो है आपका, जैसे हमने बात की थी ऑस्मोसिस में, तो ऑस्मोसिस के अंदर आपका वाटर मॉलिक्यूल का ही मूवमेंट था। आज हम बात करेंगे डिफ्यूजन की। ठीक है, तो बेसिकली जैसे लास्ट टाइम हमने बात की थी ऑस्मोसिस की, ऑस्मोसिस के अंदर जो मूवमेंट होता है वो आपका वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। तो डिफ्यूजन जो है, डिफ्यूजन में क्या होगा, मूवमेंट होगा आपका, मूवमेंट ऑफ सॉल्ट और मिनरल्स। सॉल्ट कौन से, जो आपके जो सॉइल है उसके अंदर एम्बेडेड है, जो आपके सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, वही सॉल्ट्स और वही मिनरल्स जो है उनका मूवमेंट होगा। ठीक है, तो पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा डिस्कस करते हैं। मूवमेंट ऑफ सॉल्ट और मिनरल फ्रॉम देयर हायर रीजन टू देयर लोअर रीजन। तो डिफ्यूजन की डेफिनेशन के अंदर इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है, यहाँ पे जो डिफ्यूजन होता है या जो मूवमेंट होता है आपका, वो आपका सॉल्ट का या फिर हम बात कर सकते हैं मिनरल्स का होता है, जो आपका सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ मूव करेगा, फ्रॉम देयर हायर रीजन टू देयर लोअर रीजन। जैसे हमने बात की थी ऑस्मोसिस में, ऑस्मोसिस में भी सेम था, हाई रीजन टू लो रीजन मूव कर रहा था वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे आपका सॉल्ट और मिनरल जो है वो हाई रीजन टू लो रीजन मूव करेगा। ऑस्मोसिस के अंदर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन था, क्योंकि वहां पे जो पार्टिकल्स, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हाई रीजन से लो रीजन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ठीक है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, जबकि डिफ्यूजन के अंदर ऐसी कोई मेम्ब्रेन की बात नहीं की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज और, डिफ्यूजन जो है, यहाँ पर आपके जो पार्टिकल्स हैं वो आपके सॉलिड स्टेट में हो सकते हैं, आपके लिक्विड स्टेट में भी हो सकते हैं और आपके गैसियस स्टेट के अंदर भी हो सकते हैं। मतलब वहां पर ऑस्मोसिस की जब हमने बात की थी, तो ऑस्मोसिस के अंदर तो वाटर मॉलिक्यूल का ही ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, जबकि यहाँ पे जो सॉल्ट और मिनरल के पार्टिकल है वो आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों तरीके से हो सकते हैं। अगर डे टू डे लाइफ का एक एग्जाम्पल की बात करें, तो हम घर के अंदर अगरबत्ती जलाते हैं, या फिर हम एक कॉर्नर के अंदर, एक रूम के अंदर, एक कॉर्नर के अंदर आप क्या करोगे, परफ्यूम छिड़कोगे या वहां पे अगरबत्ती जलाओगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि पूरा रूम जो है वहां पर स्मेल, फ्रेग्रेंस जो है वो फैल गई है। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन। वहां पे क्या हुआ, गैस पार्टिकल्स जो थे वो आपके हाई रीजन से लो रीजन की तरफ मूव कर गए। जैसे जैसे आप उस कॉर्नर में जाओगे तो वहां पर आपको फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा तेज आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो आपको फ्रेग्रेंस कम हो जाएगी। लेकिन आफ्टर सम टाइम्स वहां पर आपको दिखेगा कि इवनली आपकी फ्रेग्रेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है उस पूरे पर्टिकुलर एरिया के अंदर और उस पर्टिकुलर रूम के अंदर। ठीक है, तो ये भी हमारा एक एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो आपने एक बीकर लिया है, बीकर के अंदर अगर आप क्या करते हो, एक कॉर्नर के अंदर आप इंक डालते हो, तो आफ्टर सम टाइम्स आपको क्या दिखता है, वहां पर आपका जो इंक है वो धीरे धीरे आपका पूरा जो सरफेस है वाटर का उसको ऑक्यूपाई कर लेगा, और थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा। तो ये भी आपका किसका एग्जाम्पल है, डिफ्यूजन का। तो ये लिक्विड स्टेट में हुआ आपका डिफ्यूजन। ठीक है, तो प्लांट के अंदर भी डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं इसके अंदर, एक और एग्जाम्पल रूट्स के थ्रू समझेंगे तो इजीली क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे हम बात करते हैं, ये है हमारा रूट हेयर। ठीक है, ये किसका है स्ट्रक्चर, रूट हेयर का। आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर रूट हेयर का स्ट्रक्चर मिल जाएगा।
तो ये रूट हेयर है हमारा। अब यहाँ पे मैंने इस पार्ट को दो में डिवाइड कर दिया है, ए सेक्शन एंड बी सेक्शन, ठीक है, ए रीजन एंड बी रीजन। तो हम देखते हैं ये वाला रीजन जो है वो हमारा सॉइल वाला रीजन है, जबकि ये जो बी वाला पार्ट है हमारा वो हमारा रूट वाला पार्ट है, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि जो हमारा सॉइल है, ए जो है वो कौन सा है, सॉइल वाला पार्ट। तो यहाँ पर ए के अंदर देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर मिनरल्स, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर की डॉट है ये हमारे H2O मॉलिक्यूल है। तो अभी हम बात कर रहे हैं डिफ्यूजन की, ठीक है। तो मिनरल के केस के अंदर देखेंगे डिफ्यूजन, तो ये है हमारे असेंशियल मिनरल्स। असेंशियल मिनरल्स, तो असेंशियल मिनरल जो है वो आपके ए साइड पे ज्यादा है एज कंपेयर टू बी साइड। बी साइड कौन सी है आपकी, इनसाइड प्लांट। मैंने यहाँ पे प्लांट ना लिख के प्लांट बना दिया, इनसाइड प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मिनरल की कंसेंट्रेशन फ्रॉम द ए साइड, वो क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी। तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम ए टू बी। तो मूवमेंट ऑफ मिनरल कहाँ से कहाँ हो जाएगा आपका, फ्रॉम सॉइल टू रूट हेयर सेल्स या रूट, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिफ्यूजन। प्लांट्स के अंदर डिफ्यूजन इस तरीके से होता है। बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो आपका, सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इट इज द मूवमेंट ऑफ मिनरल एंड आयन। जैसे डिफ्यूजन में भी सॉल्ट और मिनरल का ही डिफ्यूजन था आपका मेनली, तो यहाँ पर किसका डिफ्यूजन है, किसका मूवमेंट है, इट इज द मूवमेंट ऑफ मिनरल एंड आयन फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टू देयर हायर कंसंट्रेशन। अभी तक हमने ऑस्मोसिस पढ़ा, हमने डिफ्यूजन पढ़ा, हमें पता चला कि जब भी पार्टिकल्स का या वाटर मॉलिक्यूल्स का या सॉल्ट्स का ट्रांसफर होता है तो वो उसकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसके अंदर अपोजिट होता है, ठीक है। तो इट इज द मूवमेंट ऑफ मिनरल एंड आयन फ्रॉम देयर लोअर रीजन टू देयर हायर रीजन या लोअर कंसंट्रेशन टू देयर हायर कंसंट्रेशन बाय द यूज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसके अंदर टू कीवर्ड्स कौन से हैं आपके जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है आपके मिनरल का और आयन का, वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टू देयर हायर कंसंट्रेशन। और इसके अंदर जो मूवमेंट है इसके अंदर किसका यूज किया जाता है, हमारी एनर्जी का यूज किया जाता है, ठीक है। अगर मैं इसका सिंपल सा एग्जाम्पल लूं तो हम स्लाइड के ऊपर जब स्लाइड करते हैं तो अगर हमें ऊपर से नीचे आना होता है तो हम क्या करते हैं, सिंपली ऊपर चढ़ के वहां पे बैठ गए और स्लाइड से नीचे की तरफ आ गए। सपोज यहाँ पर ये हमने एक स्लाइड बनाई है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, स्टेयर से चढ़ते हो और उसके बाद यहाँ से इजीली क्या करते हो, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आ जाते हो। यहाँ पे किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जबकि अगर मैं बात करूं कि एक पर्सन है उसको इसी स्लाइड से ऊपर की तरफ जाना है तो क्या होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो कम कंसंट्रेशन पे है, उसको ऊपर की तरफ मूव करना है, हाई एल्टीट्यूड पे मूव करना है, तो यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जबकि ऊपर से नीचे आने के लिए कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में किसी भी एनर्जी का यूज नहीं होता है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसके अंदर हम एनर्जी का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि जो मिनरल एब्सॉर्ब किए जाते हैं, जो आयन एब्सॉर्ब किए जाते हैं, वो उसकी कम कंसंट्रेशन से उसकी ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की तो देखो फिर से मैंने ए और बी रीजन के अंदर इसको डिवाइड कर दिया है। ए वाला जो रीजन है मेरा वो मेरा सॉइल वाला पार्ट है, जबकि बी वाला जो रीजन है मेरा वो इनसाइड प्लांट के अंदर का पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा रूट हेयर हो गया। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ मिनरल के बारे में बात की है, इसलिए मैंने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं बनाए हैं। तो ये हमारे मिनरल है। अब इसको मूव करना है तो आपको दिख रहा है कि ए साइड पे मिनरल की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत कम है, जबकि प्लांट्स के अंदर या इनसाइड रूट जो है मिनरल की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो क्या होना चाहिए था, अगर हम डिफ्यूजन की बात करते तो वो कैसा होता, फ्रॉम बी टू ए। लेकिन अगर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो मिनरल्स हैं उनका मूवमेंट होता है फ्रॉम देयर लोअर कंसंट्रेशन टू देयर हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो मूवमेंट कैसा होगा यहाँ पर, ए टू बी, ठीक है। अब देखो ये प्रोसेस जो है वो हमने अलग अलग पढ़े हैं, लेकिन ये प्रोसेस जो है प्लांट्स के अंदर साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर प्लांट्स के अंदर डिफ्यूजन हो रहा है तो ऑस्मोसिस नहीं होगा, या फिर अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो डिफ्यूजन नहीं होगा। सारे प्रोसेस साइमल्टेनियसली अपने अकॉर्डिंग वर्क करते रहते हैं।
ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं दो मेन कंसेप्ट्स की असेंट ऑफ सैप के अंदर। असेंट ऑफ सैप क्या होता है वो हम देखते हैं। अब बात करेंगे हम असेंट ऑफ सैप के बारे में। असेंट ऑफ सैप नाम से समझ में आ रहा है, असेंट मीन्स अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो मूवमेंट है वो कैसा होगा, ऊपर की तरफ, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट होना ऑफ सैप। अब सैप क्या होता है, ठीक है, आपने अगर स्ट्रक्चर पढ़ा हो सेल का, तो सेल की स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम प्लांट सेल की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि प्लांट सेल के अंदर दो कवरिंग होती है। पहली होती है सेल वॉल, सेकेंड होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ पर एक हमारे पास वैक्यूल होता है। उस वैक्यूल के अंदर आपका वाटर और मिनरल जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसी वाटर और मिनरल के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सैप। ठीक है, तो बेसिकली हमको यहाँ पे देखना है कि जो भी रूट के थ्रू हमने एसेंशियल मिनरल्स, सॉल्ट्स, आयंस, वाटर को एब्जॉर्ब किया था, उनको हम ऊपर की तरफ प्लांट्स के अंदर रूट टू अपवर्ड मूवमेंट कैसे कराते हैं। तो यही इसके अंदर देखेंगे हम असेंट ऑफ सैप के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर हमने बात की थी कि रूट हेयर सेल्स एब्जॉर्ब मिनरल सॉल्ट मेनली बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक डिफ्यूजन के थ्रू भी होता है, लेकिन मेन जो है हमारा वो किसके थ्रू होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। क्यों, क्योंकि क्या करता है प्लांट, अगर यहाँ पर सॉइल के अंदर कम मिनरल भी हैं और उसके पास में एसेंशियल मिनरल बहुत सारे हैं, तब भी वो क्या करेगा, सॉइल से उन मिनरल को लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जनरली मिनरल का जब एब्जॉर्प्शन होता है तो वो किसके लिए होगा, किस प्रोसेस के थ्रू होगा, थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं रूट हेयर सेल की, तो रूट हेयर सेल ऑल्सो एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। हमने पढ़ा था कि ऑस्मोसिस के अंदर ही वाटर का मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो रूट हेयर सेल आपका मिनरल को भी एब्जॉर्ब करेगी, एसेंशियल आयंस को एब्जॉर्ब करेगी, प्लस आपके वाटर को भी एब्जॉर्ब करेगी थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस। हमें पता है एज मिनरल सॉल्ट्स गेट अक्यूमुलेटेड इन द जाइलम। अब देखो एक चीज यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने जब पानी दिया इस प्लांट को, तो यहाँ पर हमारे पास सॉइल के अंदर मिनरल भी है प्लस वाटर मॉलिक्यूल भी है, और ये सारे ही क्या करेंगे, मिक्सअप होके आपके कहाँ पे जाएंगे, रूट हेयर सेल के अंदर जाएंगे, और रूट हेयर सेल से आपके रूट के रीजन में जाएंगे। अब इस रूट रीजन के बाद में आपका जो थर्ड पाथ होता है वो होता है आपका कॉर्टेक्स रीजन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने मार्किंग कर रखी है 1 2 3 4। ठीक है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ 1 2 3 4 क्या है। तो 1 जो है वो है हमारा रूट हेयर। ठीक है, सबसे पहले किसके कांटेक्ट में आएंगे, हमारे जो भी एसेंशियल पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके रूट हेयर के कांटेक्ट में आएंगे। उसके बाद वो रूट हेयर जो है वो उसको कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेगा, आपका रूट के अंदर। ठीक है, अब रूट के थ्रू जब ट्रांसपोर्ट होगा तो उसके बाद वो कहाँ जाएगा, आपका थर्ड वन होता है हमारा कॉर्टेक्स रीजन। यहाँ पे मैंने आपको बहुत ज्यादा बड़ा के नहीं बताया है। ठीक है, आपकी बुक के अंदर आपको कॉर्टेक्स रीजन भी दिख जाएगा, मैं आपको अभी कॉर्टेक्स रीजन भी बना के बताऊंगी। तो थर्ड हमारा कहाँ जाएगा, कॉर्टेक्स रीजन के अंदर। ठीक है, पहले कहाँ गया हमारा जो एसेंशियल पार्टिकल था, रूट हेयर में। रूट हेयर ने उसको कहाँ ट्रांसपोर्ट किया, रूट में, और रूट के बाद में वो कहाँ जाएगा, हमारे कॉर्टेक्स रीजन में। रूट का जो कॉर्टेक्स रीजन है उसके अंदर जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जिसके थ्रू हमारे रूट से स्टेम या एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट तक मूव करेगा, वो होती है हमारी जाइलम। ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है। फोर्थ वन जो है हमारा जाइलम टिश्यू है या जाइलम सेल है, मैं उसको यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। ठीक है, हमने बात की थी दो टाइप के टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, वेयरएज फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड या कंडक्शन ऑफ एसेंशियल, जो भी वहां पे फूड बनेगा या जो भी ग्लूकोज जो भी बनेगा उस सबको एसेंशियल पार्ट तक पहुंचाने का काम करेगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं अभी मेनली एब्जॉर्प्शन की, तो एब्जॉर्प्शन के अंदर सबसे पहले रूट हेयर ने एब्जॉर्ब किया, रूट हेयर ने ट्रांसपोर्ट किया रूट तक, रूट के बाद में वो गया कॉर्टेक्स रीजन में, और कॉर्टेक्स रीजन के बाद में वो कहाँ मूव करेगा, आपका जाइलम वेसल्स के अंदर मूव करेगा। ठीक है, जाइलम वेसल्स के अंदर मूव करेगा। वेसल क्यों लिखा है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे जाइलम वेसल लिखा है। तो ये आपको बात पता होना चाहिए। तो बात करते हैं इसके अंदर, एज मिनरल सॉल्ट्स गेट अक्यूमुलेटेड इन द जाइलम द H2O concentration get reduced।
अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूसली, यहाँ पे हमारे मिनरल भी है, हमारा वाटर मॉलिक्यूल भी है, दोनों ही क्या करेंगे, मिक्स होकर इस रूट के थ्रू जाएंगे और ऊपर की तरफ मूव करेंगे। तो अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका जो वाटर है उसकी कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी। ऑस्मोसिस में हमने बात किया था मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पर तो मिनरल भी डिसॉल्व होके जा रहे हैं, तो बहुत सारे मिनरल को भी एब्जॉर्ब किया जाएगा थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अब क्या होगा, यहाँ पर भीड़ हो जाएगी। किसकी भीड़ हो जाएगी, आपके मिनरल्स की, आपके आयंस की, सॉल्ट्स की भीड़ हो जाएगी, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब कंसंट्रेशन ऑफ वाटर अगर रिड्यूस होगा तो क्या होगा, प्रेशर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, this creates a concentration gradient that is strong enough to draw water and minerals to move towards the stem। तो अब यहाँ पे जो सेल है हमारी, वो क्या करेगी, प्रेशर एक्सर्ट करेगी। किसके ऊपर, रूट के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी। क्यों, कि उसके पास उसके पास में रिक्वायर्ड वाटर नहीं है। तो यहाँ पे वाटर की कंसेंट्रेशन कम हुई तो रूट के ऊपर फिर से प्रेशर आया कि और पानी चाहिए हमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर डेवलप होगा वो किस पे होगा, रूट के ऊपर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर डेवलप हुआ वो रूट पे हुआ, इसीलिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे रूट प्रेशर थ्योरी। तो रूट प्रेशर थ्योरी क्या बोलती है, द प्रेशर डेवलप इन द रूट ड्यू टू द कंटिन्यूअस इनफ्लो ऑफ वाटर हेल्प्स इन द पुशिंग द प्लांट सैप अपवर्ड्स। ठीक है, अभी क्या करेगा, आपका असेंशियल मिनरल भी लेके जा रहा है, आपका वाटर भी लेके जा रहा है, तो यहाँ पे वाटर की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी। तो सेल क्या करेंगे, यहाँ पे जो जाइलम की सेल है वो क्या करेंगे, फिर से आपका प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इस तरीके से। कहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होगा, रूट के ऊपर, और रूट क्या करेगा, फिर से ऑस्मोसिस करेगा, और ऑस्मोसिस करने के बाद में वाटर को ऊपर की तरफ पहुंचाएगा। ठीक है, तो प्रेशर एक्सर्ट क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द लो कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर की वजह से। ठीक है, अब वाटर का लॉस होना या वाटर का कम ऊपर तक पहुंचना, दोनों ही केस में आपका प्रेशर जो है वो एक्सर्ट होगा। दो केसेस के अंदर, जैसे एक तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एसेंशियल मिनरल भी चले गए, अब मिनरल ने वाटर की जगह ले ली तो वाटर की जो कंसेंट्रेशन है वो कम हो गई। दूसरा हमारा रीजन है ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाटर का लॉस होना। जो लीव्स होती है प्लांट्स की या एरियल पार्ट्स होते हैं, वहां से वाटर का लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर नोन एज ट्रांसपिरेशन। क्लियर। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन की वजह से भी वाटर का लॉस हो सकता है। दूसरी चीज हमारे पास, दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि मिनरल एंड जो हमारे एसेंशियल आयन है वो भी हमारे मिक्स होकर प्लांट्स के साथ में, प्लांट्स के अंदर जाते हैं वाटर के साथ में। ठीक है, तो वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई। एक प्योर वाटर को फ्लो कराना और एक उसके अंदर कुछ डिसॉल्व करके फ्लो कराना, तो वाटर की कंसंट्रेशन तो कम होगी। ठीक है, तो रूट के अंदर प्रेशर डेवलप होता है, उस थ्योरी को हम बोलते हैं रूट प्रेशर थ्योरी। ठीक है, सेकेंड थ्योरी जो है वो है हमारी ट्रांसपिरेशन पुल। मैंने आपको ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन बता दी। ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, अब एक बात और करते हैं। यहाँ पर जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ है वो हमारी छोटी छोटी सेल्स ने किया है, किसके ऊपर, रूट के ऊपर। तो ये जो शॉर्ट प्लांट्स होते हैं, जो छोटे प्लांट्स होते हैं, हमारे जो छोटे पौधे होते हैं, उनके अंदर तो ये रूट प्रेशर थ्योरी वर्क करती है। लेकिन अगर मैं बात करूं हायर प्लांट्स की या टॉल प्लांट्स की, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं आपके, जैसे कोकोनट ट्री हुआ, तो वहां पे कब तक इस तरीके से सेल टू सेल जो है वो रूट तक हमारा सिग्नल पहुंचेगा कि हमें पानी की जरूरत है। तो इतने बड़े जो टॉल ट्रीज होते हैं वहां पर आपकी रूट प्रेशर थ्योरी जो है वो फेल हो जाती है। तो उसके लिए हम दूसरी थ्योरी पढ़ते हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन देखते हैं एक बार और उसके बाद में ट्रांसपिरेशनल पुल की बात करेंगे। असेंट ऑफ सैप के अंदर दूसरी थ्योरी जो है वो है हमारी ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ठीक है, हमने बात की थी जहां पे रूट प्रेशर थ्योरी फेल होती है वहां पर हमारी ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी जो है वो वर्क करती है। फेल होने का मतलब ये नहीं है कि ये थ्योरी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका मतलब ये है कि जो शॉर्ट प्लांट्स होते हैं या शॉर्ट ट्रीज होते हैं हमारे, वहां तक तो रूट प्रेशर थ्योरी वर्क करती है, लेकिन टॉल ट्रीज के अंदर क्या होता है, आपका ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, वो वर्क करती है। ठीक है, बात करते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी होती क्या है। उससे पहले हमें समझना चाहिए कि ट्रांसपिरेशन एक डेफिनेशन आती है, एक टर्म आती है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है,
देखो क्या होता है कि हमारा जो प्लांट है, प्लांट के अंदर जो हमारी लीव्स हैं, लीव्स के अंदर हमें पता है कि स्टोमेटा होते हैं, और स्टोमेटा के अंदर, स्टोमेटा के थ्रू ही हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस जो है वो किसके थ्रू एक्सचेंज होती है? थ्रू स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लीव्स की जो छोटी पोर्स है वहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट होगा। उसी स्टोमेटा के अंदर से क्या होता है, जो वाटर रूट के थ्रू हमारे जाइलम से होता हुआ असेंशियल या एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक पहुंचा है, वो वाटर जो है वो लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ये मैंने जो इस तरीके से एरो बनाया है ये वेपर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, हमारी H2O की वेपर है। ठीक है, तो H2O की वेपर फॉर्म में क्या होता है, लीव्स के थ्रू या एरियल पार्ट्स के थ्रू प्लांट्स के अंदर से वाटर का लॉस हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो ट्रांसपिरेशन क्या हुआ? इट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और एरियल पार्ट्स पे भी अगर हम बात करेंगे तो मेनली लीफ। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन हुआ, वाटर का लॉस हो गया वाटर वेपर की फॉर्म में, तो अब क्या होगा, जैसे यहाँ पर हमारे वाटर के मॉलिक्यूल थे, कंटिन्यूसली थे, ये इसी तरीके से थे। अब यहाँ से क्या हुआ, ये वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। अब ये रिमूव हो गया तो इसकी यहाँ पर प्लेस जो है वो रह गई, खाली हो गई। तो उसकी जगह पे क्या करेगा, ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो ऊपर आ जाएगा, इसकी जगह पर ये मॉलिक्यूल आ जाएगा। इस तरीके से मॉलिक्यूल्स जो है वाटर के वो शिफ्ट होते रहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इन मॉलिक्यूल के वजह से ही यहाँ पर इस रूट के ऊपर क्या हो रहा है, प्रेशर डेवलप होगा। और यहाँ पर ट्रांसपिरेशन होने की वजह से यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, प्रेशर डेवलप होगा, जिसकी वजह से और वाटर जो है वो एब्जॉर्ब किया जाएगा। ठीक है, एक तो हमारा रूट के ऊपर प्रेशर डेवलप्ड हो रहा था रूट प्रेशर थ्योरी के अंदर, और दूसरा जो है वो ट्रांसपिरेशन की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है हमारे जाइलम वेसल्स के अंदर, वो हमारा होगा ट्रांसपिरेशनल पुल। तो यहाँ पर अब क्या होगा, जैसे एक एक मॉलिक्यूल बाहर निकलते जा रहे हैं तो उनकी जगह दूसरे मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल लेंगे, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ से क्या होगा, सॉइल से हमारा वाटर का एब्जॉर्प्शन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल या ट्रांसपिरेशन पुल। देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द फोर्स ऑफ पुलिंग इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द जाइलम टिश्यू। मतलब कैसा, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो आपका पुलिंग फोर्स, ठीक है, वो कैसा फोर्स है, पुलिंग फोर्स, क्योंकि खींच रहा है, हम किसी चीज को खींचते हैं ऊपर तो उसको हम बोलते हैं पुल करना। ठीक है, ऐसा होता है तो पुश, ऐसा हुआ तो पुल। तो ये कैसा फोर्स है, पुलिंग फोर्स। तो यहाँ पर वाटर का लॉस हो रहा है तो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर को पुल किया जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है। तो देखो, बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द फोर्स ऑफ पुलिंग इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द जाइलम टिश्यू। कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, हमें पता है जाइलम के थ्रू तो वाटर मूव करता है। ठीक है, तो कहाँ पर क्रिएट होगा प्रेशर, आपका जाइलम टिश्यू में, या जाइलम वेसल्स बोल सकते हैं, जाइलम वेसल्स में। दिस फोर्स हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, अब पुल कर रहे हैं, वाटर लॉस हो रहा है तो पुलिंग फोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो किसका मूवमेंट होगा, कहाँ पे मूवमेंट होगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा। अब यहाँ से जो वाटर है वो वापस यहाँ जाएगा रूट के अंदर और रूट से अपवर्ड मूव करेगा, तो ये मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, अपवर्ड मूवमेंट। तो देखो, दिस फोर्स हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द जाइलम वेसल। ठीक है, तो क्या करेगा, अपवर्ड मूवमेंट फिर से करना स्टार्ट कर देगा। अब ये जो पुल है, ये जो फोर्स है वो किसकी वजह से क्रिएट हुआ, बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन की वजह से, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं, आपने ट्रांसपिरेशन देखा, ट्रांसपिरेशनल पुल की बात की। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपकी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक वो है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो देखते हैं इसको। हमने ट्रांसपिरेशन देख लिया, ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी देख ली। अब बात करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ये किसको बता रहा है, आपका ट्रांसपिरेशन को बता रहा है। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी ट्रांसपिरेशन की रेट को अफेक्ट कर सकते हैं, मतलब इंक्रीज कर देंगे या फिर डिक्रीज कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारा सनलाइट की। ठीक है, इसको लर्न करने के लिए नॉर्मली अगर हम बात करें तो उसकी
फर्स्ट वर्ड आप ले सकते हो STWH। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। ये 4 फैक्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। पहले बात करते हैं सनलाइट की। ठीक है, तो ड्यूरिंग द डे हमें पता है ड्यूरिंग द डे सनलाइट जो है वो आपको मिलती है, सनलाइट इज प्रेजेंट, सो स्टोमेटा आर ऑलवेज ओपन। ठीक है, डे टाइम पे अगर आप देखोगे लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं वो हमेशा ओपन दिखेंगे आपको। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस का काम भी चल रहा होता है साथ में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है आपका? मेकिंग ऑफ फूड। प्लांट्स क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल की हेल्प से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मर्ज करके आपका ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं। तो वो आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, आपके स्टोमेटा ओपन होते हैं। ठीक है, तो डे टाइम क्या ऊपर आपको सनलाइट मिलेगी एंड स्टोमेटा ओपन मिलेंगे, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। जाहिर सी बात है, अगर हम बात करते हैं कि स्टोमेटा ओपन है तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आएंगे, और हमें पता है कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाटर का लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक है, तो वाटर क्या होगा, लॉस हो जाएगा। जैसे ही उसको ओपनिंग दिखेगी स्टोमेटा की, वैसे ही वो क्या करेगा, बाहर भाग जाएगा। ठीक है, बाहर निकल जाएगा। तो सनलाइट अगर होगी तो सनलाइट जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी उतनी ज्यादा होगी। तो अगर हम बात करें डे टाइम पे, तो डे टाइम पे आपकी सनलाइट है तो सनलाइट क्या करेगी, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को इंक्रीज कर देगी। जबकि अगर मैं बात करती हूँ नाइट की, तो नाइट में हमारे पास में क्या नहीं होती है, सनलाइट नहीं होती है। तो सनलाइट नहीं होगी तो स्टोमेटा क्लोज होंगे, आपके स्टोमेटा क्लोज होंगे तो वाटर को कहीं से भी रास्ता नहीं मिलेगा मूव करने का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो ड्यूरिंग डे टाइम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ सनलाइट, एंड एट द नाइट सनलाइट नहीं होगी आपकी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? सेकंड आता है टेम्परेचर। हमें पता है टेम्परेचर, तो अगर हाई टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। होता है ना, हमारे अंदर क्या होता है, स्वेटिंग होती है। जब आप देखते हो समर के अंदर हम आते हैं तो समर्स के अंदर हम लोगों को स्वेटिंग ज्यादा होती है। ठीक है, तो क्यों होता है ऐसा? विंटर में क्यों नहीं होती इतनी स्वेटिंग हमको? क्यों नहीं होती? क्योंकि टेम्परेचर उस टाइम पे हमारा डिक्रीज होता है या कम होता है, लो टेम्परेचर होता है विंटर के अंदर। लेकिन समर के ऊपर हाई टेम्परेचर होता है, अराउंड 40-50 तक पहुंच जाता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारी बॉडी जो है वो कूल करने के लिए, अपने आप को कूल करने के लिए स्वेट को निकालती है, ऊस्ट आउट करती है। इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी कूलिंग इफेक्ट देने के लिए टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होगा तो आपका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। तो सेकंड आ गया आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे, बट मैंने उसको नॉर्मली ऐसे बता दिया है, इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहो तो उसको हटा सकते हो। मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसलिए बनाया कि मैं उसको बता रही थी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज होगा। थर्ड है हमारे पास में विंड, W फॉर विंड। ठीक है, तो विंड इंक्रीज होगी, अगर विंड इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी इंक्रीज होगा। क्यों? देखो, बिकॉज H2O वेपर जो है वो रिमूव होगी फास्ट। जितनी ज्यादा विंड चलेगी, जल्दी जल्दी विंड चलेगी आपकी, उतना ही ज्यादा आपका वाटर वेपर जो है वो पास आउट होगा, और वाटर वेपर पास आउट होगा तो क्या होगा, आपका ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो विंड जितनी ज्यादा विंड होगी, हाई विंड होगी, उतना ही ट्रांसपिरेशन जो है वो इंक्रीज होगा। तो विंड इंक्रीजेस, ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस, विंड डिक्रीजेस, ट्रांसपिरेशन ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, फोर्थ की बात करते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, अगर जैसे अभी हम बात करें, रेनी सीजन चल रहे हैं, तो रेनी सीजन के अंदर हमें लगता है ना हमारा पूरा एनवायरनमेंट जो है वहां पर ऑलरेडी वाटर का अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो क्या होगा, ह्यूमिडिटी एक ऐसा फैक्टर है जिसके अंदर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो डिक्रीज होता है। अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी किसी पर्टिकुलर एरिया में तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डिक्रीज? क्योंकि ऑलरेडी वाटर की कंसेंट्रेशन जो है वो आपके एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा है, तो ट्रांसपिरेशन के लिए उसको जरूरत ही नहीं है कि वो एक्सेस और अलग से और वाटर जो है वो लीव्स के अंदर से ले और अपने एनवायरनमेंट के अंदर डाले। ठीक है, तो एनवायरनमेंट में ऑलरेडी वाटर की कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है उसकी जरूरत नहीं है। तो अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज हो जाएगी। समझ आ गया? ठीक है, ये 4 फैक्टर जो है वो आपके इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं कि ट्रांसपिरेशन की जरूरत हुई क्यों प्लांट को, क्यों जरूरत है प्लांट्स को ट्रांसपिरेशन के लिए। ठीक है, तो पहला जो मैंने आपको यहाँ पर ही बताया था
कि कूलिंग इफेक्ट देने के लिए, ठीक है। तो टू प्रोवाइड द कूलिंग इफेक्ट, जैसे हमें हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे अंदर अगर एक्सेस, अगर एनवायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा हॉट है तो हमें स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और आपको लगता है जैसे आपकी स्वेटिंग होती है उसके बाद अगर आप थोड़ी सी भी हवा के अंदर जाके बैठते हो तो आपको अच्छा फील होता है, ठंडा फील होता है। तो आपकी बॉडी क्या करती है, अपनी बॉडी कूलिंग इफेक्ट जो है वो प्रोवाइड करती है आपको। इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी होता है, प्लांट्स के अंदर भी कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए आपका ट्रांसपिरेशन किया जाता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंस है इसकी वो है असेंट ऑफ सैप। असेंट ऑफ सैप क्या, इसके अंदर क्या था, हम डिसॉल्व मिनरल्स को अपवर्ड मूवमेंट करा रहे थे प्लांट्स के अंदर, ठीक है। अब अपवर्ड मूवमेंट कराने के बाद में हम क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जहां पर भी, जैसे उसको लीव्स के अंदर जरूरत है, उसको स्टेम के अंदर जरूरत है, हाँ उसको फ्लावर के अंदर जरूरत है, जो भी उसके एरियल पार्ट है या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनके अंदर ये क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो ट्रांसपिरेशन क्यों जरूरी है हमारा, फॉर द असेंट ऑफ सैप, या फिर हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के लिए, ठीक है। जितना ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतना ज्यादा सॉइल जो है फिर से वाटर जो है रूट एब्जॉर्ब करेगा, और उतना ही वाटर के साथ में मिनरल भी जाएंगे, और मिनरल जाएंगे तो आपके अलग अलग पार्ट्स तक, एरियल पार्ट्स तक आपको क्या मिल जाएगा, मिनरल, आपको नहीं प्लांट्स को, ठीक है। इसके बाद करते हैं बात रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। अब प्लांट ने क्या किया, मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मिनरल को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या किया, वाटर को भी एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेस ऑफ वाटर हो गया। ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है, हम बहुत सारा पानी पी लेते हैं तो क्या होता है, यूरिन पास हो जाता है, ठीक है, सुसु आती है और यूरिन पास हो जाता है, तो हम एक्सेस ऑफ वाटर को उस तरीके से रिमूव कर देते हैं। अब प्लांट्स क्या करें, प्लांट्स तो सुसु नहीं करते, तो प्लांट्स क्या करेंगे, एक्सेस ऑफ वाटर को ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या कर देंगे, निकाल देंगे, ठीक है। तो तीन मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं इसके, तीन इंपॉर्टेंस होती है, तीन मेन इंपॉर्टेंस है। पहला है आपका कूलिंग इफेक्ट, दूसरा है आपका असेंट ऑफ सैप, या फिर हम बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ हमारा ट्रांसपिरेशन पुल, और जो भी हमारा जाइलम वाला कंडक्शन वाला पार्ट है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड असेंशियल मिनरल वाला। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल और फूड, ठीक है। तो जाइलम के थ्रू हमारा कंडक्शन हुआ वाटर का, फ्लोएम के थ्रू कंडक्शन होगा फूड का, फ्लोएम फूड, ठीक है। तो फ्लोएम के थ्रू होगा हमारा कंडक्शन फूड का। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होते हैं। ओके, थैंक यू।